नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बहाने राहुल गांधी से लेकर इंदिरा नेहरू तक चुन चुन कर हमला किया, या यूं कहें कि पूरे भाषण में गड़े मुर्दे उखाड़ते रहे। कांग्रेस की हर नीति की आलोचना की और ये बताने की कोशिश की कि उनको नेहरू की गलतियों को सुधारने में खुद को खपाना पड़ रहा है। वैसे पीएम मोदी के भाषण शुरू करने से पहले ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया था। विपक्षी सांसद एलओपी को बोलने दो और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। इस बीच पीएम मोदी ने विपक्ष की नारेबाजी पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे विपक्ष के दिल में नफरत दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाते हैं। ये सिर्फ नारा नहीं, बल्कि उनके दिल में मेरे प्रति गहरी नफरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे नारे सुनकर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। स्वास्थ्य पर बात करते हुए पीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब कोई मुझसे मेरी अच्छी सेहत का राज पूछता है तो मैं कहता हूं कि मैं रोज 2 किलो गालियां खाता हूं। यह सुनकर सदन में एनडीए सांसद हंस पड़े। पीएम ने कहा कि वे रोजाना इतनी आलोचना और गाली सहते हैं और इसीलिए वो स्वस्थ रहते हैं। अब नेहरू और इंदिरा को, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने निशाने पर लिया, पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने देश की 35 करोड़ आबादी को समस्या बताया था। इंदिरा जी ने ईरान दौरे पर कहा था कि अब समस्या 57 करोड़ की हो गई है। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने लोगों को समस्या माना, लेकिन हम 140 करोड़ लोगों को ताकत और समाधान मानते हैं। जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस पर उन्होंने और भी हमले किए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता संभाली, लेकिन सिर्फ गरीबी हटाओ जैसे नारे लगाए, लोगों को गुमराह किया और स्टार्टअप्स को बढ़ावा नहीं दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद अपना स्टार्टअप नहीं उठा पाई। कांग्रेस में दूरदर्शिता और काम करने की क्षमता की कमी है। सिख है तो सांसद को गद्दार कहा। पीएम ने यह भी कहा, जो कल रवनीत बिट्टू का जो घटनाक्रम हुआ था उस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिखों का सम्मान करना नहीं जानती, सिख उसके लिए गद्दार हैं। और मैं कोट कर रही हूं, क्या बोला प्रधानमंत्री ने, एक सांसद को गद्दार कहा गया क्योंकि वो सिख है। पहले कभी कांग्रेस छोड़ने या पार्टी टूटने पर किसी को ऐसा अपमान नहीं झेलना पड़ा। ये सिखों से नफरत करते हैं और ये उस व्यक्ति के साथ किया गया जिसके परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया। कैसे कोई सहन कर सकता है कि मेरे देशवासी को, एक सिख को गद्दार कहा जाए। तो ये तमाम तरीके की बातें कही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है वो अपने आप में मदर ऑफ डील्स है। ईयू की बात की, जो यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई। उन्होंने कहा कि भारत अब भविष्य के लिए तैयार है और अब किसी विश्व के किसी भी देश के साथ कंपीट कर सकता है। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने कोई डिटेल भारत और अमेरिकी व्यापार समझौते के बारे में नहीं बोला। विपक्ष वॉकआउट कर गया और प्रधानमंत्री 97 मिनट तक, 97 मिनट्स लंबी उनकी स्पीच थी और वो बोलते रहे, विपक्ष चला गया। अब प्रधानमंत्री की स्पीच का, उनके भाषण का निचोड़ क्या है, आज उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक प्रफुल्ल कोलखियन जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनगणमन 24/7 पर। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को क्या कहा जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि ये तो एक चुनावी भाषण था, इलेक्शन स्पीच थी। आपको क्या लगा जब आपने मोदी जी की स्पीच सुनी? तो जी नमस्कार। मोदी जी के पूरे स्पीच में जैसा कि वो बोलते हैं, वो तो एक भ्रामक, मिसलीडिंग रिटोरिक वो हमेशा लाते हैं सामने। चीजों को उसके कॉन्टेक्स्ट से, उसके संदर्भ से बिल्कुल हटा करके बात करते हैं। अब एक उदाहरण इसी का लीजिए। इसी में उन्होंने कहा कि ईरान में नेहरू जी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के 35 करोड़ लोगों को समस्या बताया। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपकी समस्या क्या है, कितनी है, तो उन्होंने कहा कि 35 करोड़ मेरी समस्या, यानी देश की आबादी थी। अब ये उसको ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इन लोगों को, माने कि भारत के लोगों को उन्होंने समस्या बताई। भाई, ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है क्या? यह अर्थ निकलता है क्या? निश्चित रूप से आबादी से
उनका सही था कि हमारे इतने सारे लोग हैं, इन तमाम लोगों को एक साथ ले जाना, इनकी सुरक्षा करना, इनको आर्थिक अवसर उपलब्ध करवाना, इनके साथ समता का व्यवहार करना, इन सबसे जुड़ी हुई भारत की समस्याएं हैं। उन्होंने भारत के प्लानिंग से, भारत की बात से अपने नागरिकों को जोड़े रखा। उस हिसाब से तो इनकी क्या सिर्फ अडानी ही समस्या है, ये माना जाए क्या? इनकी तो एक ही समस्या है, बाकी किसी से इनका कोई कंसर्न नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। इनसे पूछेगा तो ये कह देंगे कि मेरी एक ही समस्या है। इस तरह की बातों का ये मिसलीडिंग रेटोरिक होता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसमें निष्कर्ष क्या है? आपको राष्ट्रपति के भाषण पर जो विपक्ष के या सांसदों के जो सवाल थे उसका जवाब देते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करना था। आपने ये नहीं किया। आप लोकसभा नहीं गए, पता नहीं क्यों नहीं गए। हमने सुना है कि लोकसभा के अध्यक्ष ने, स्पीकर ने इन्हें निर्देशित किया कि आप यहाँ ना आए, किसी भी कारण से इनकी सुरक्षा को खतरा बताया गया। तो ये तो अगर प्रधानमंत्री हमारे लोकसभा में ही सुरक्षित नहीं है तो ये तो बहुत भयानक बात है। और इस बात को रिकॉर्ड में कहीं लिया गया है या नहीं, इसमें कोई इंटेलिजेंस इनपुट है मुझे नहीं पता। ये सिर्फ इंटेलिजेंस एप्रीहेंशन है, लगता तो ऐसा ही है। जो कुछ भी है ऑन रिकॉर्ड क्या है, कल को जब इस बात को देखा जाएगा तो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। और फिर लोकसभा अध्यक्ष क्या इस बात के लिए अधिकृत हैं कि किसी भी सदस्य को, प्रधानमंत्री रहने दीजिए, लोकसभा के किसी भी जनप्रतिनिधि को वहां उनकी सुरक्षा का खतरा बताते हुए उनको आने से रोके या इस प्रकार का सिग्नल दें? अगर ये है तो क्या है मुझे नहीं मालूम। वो लोकसभा में क्यों नहीं गए, लेकिन मीडिया में ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उस किताब की बात, जनरल हमारे जो सेना अध्यक्ष नरवणे साहब थे उनकी किताब को लेकर के झमेला था। उनके पास फिजिकली किताब अवेलेबल थी। उन्होंने कहा कि मैं ये सदन में उनको दूंगा। अब ये दूंगा का अर्थ क्या हुआ, उन्होंने क्या महसूस किया? सदन के भीतर कोई अतिरिक्त सुरक्षा बल तो होते नहीं है, तो ना जाहिर है कि इसको इन्होंने मुद्दा बनाया। लेकिन लगता है ये कि हमारे लोकसभा के स्पीकर ने एक अप्रत्याशित इशारा किया कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के भीतर खतरा है, यानी कि जहां पर हथियार तो आप नहीं ले जा सकते हैं, किताब ले जा सकते हैं, लेकिन अपना शारीरिक बल कहां ले जाएंगे? तो संसद में क्या आप मल्लयुद्ध होंगे? तो इस प्रकार का इशारा देना और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखना और इसकी कोई एफआईआर होनी चाहिए। और जानते ही हैं कि संसद के भीतर अगर कोई कार्रवाई होती है तो जाहिर है कि उसका बाहर में न्यायालय में भी उसकी सूचना उसमें नहीं लिया जाता है उसका। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज अगर पार्लियामेंट के भीतर में होगी तो क्या उसको भी नहीं सुनवाई दिया जाएगा? पिछली बार जब इसका क्या उसको बोलते हैं, कैश कांड हुआ था, इनके समय में नरसिंह राव जी के समय पीवी नरसिंह राव हमारे प्रधानमंत्री थे और सोरेन जी के बारे में कहा गया था कि संसद में पैसे का लेन देन हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं। ध्यान रहे वो क्रिमिनल में नहीं पड़ता है। तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होगी तो उसका क्या कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा? ये किस तरह का देश बना रहे हैं? और प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। कभी ये पंजाब गए थे तो वहां इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कह देना कि जो है समय सुरक्षित चला आया। तो इतना एप्रीहेंशन, और एप्रीहेंशन को वेपनाइज करते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि एप्रीहेंशन को वेपनाइज करते हैं विपक्षियों पर हमला करने के लिए। और ये हमारे लोकतंत्र में क्या हो रहा है? आज स्पीकर इस ढंग से कह रहे हैं। अब देखिए कि आज बिहार विधानसभा में क्या हुआ। नेता प्रतिपक्ष को या नेता जो विपक्ष की पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनको किस प्रकार से ट्रीट कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। बच्चा हो, यह हो, वह हो, माँ बाप आदि आदि देखबे न करते हैं जी तुमको। तो ये तमाम चीजें क्या हमारे किस शैली को निर्देशित कर रहा है? हमारे गवर्नर किस तरह का आचरण कर रहे हैं, चाहे कर्नाटक हो और केरल हो, तो वे इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के संसदीय मर्यादाओं को सब तार कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा सीन जो है सो पूरा एकदम चेंज हो रहा है। हमारा डेमोक्रेसी एट डेंजर है।
और उस बात को जिस बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं सब खतरे में। जी नहीं, लेकिन आज विपक्ष, हमें देखा कि विपक्ष वॉकआउट भी कर गया और राज्यसभा में जब उनकी स्पीच चल रही थी, तो अब विपक्ष के पास विकल्प क्या है? मोदी जी इसी तरीके से अपनी आकर भाषण दे देंगे, विपक्ष वॉकआउट करके चला जाएगा, ठीक है, उसने अपना विरोध जताया, उसने अपना डिसेंट जताया, कल सारे अखबारों में सुबह सुबह ये खबरें रहेंगी कि देखिए मोदी जी ने तो बहुत अच्छा भाषण दिया, विपक्ष ने विपक्ष उनका अपमान करके चला गया, इसी तरीके की हेडलाइंस होंगी। अब विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना कैसे चाहिए? 2-3 मुद्दे हैं यहाँ पर। पहले तो जनरल नरावने की किताब है कि एक किताब को बैन किया गया और उस किताब के कुछ एक्सर्प्ट्स को हमें संसद में उसके बारे में बात करने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिसमें कि टॉप लीडरशिप पे बीजेपी के सवाल खड़े होते हैं, इसलिए मोदी जी चाहते नहीं है कि इस पर कोई चर्चा हो। उन्होंने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। तो एक तो किताब का मसला, दूसरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बात नहीं करने दिया गया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बचाव में जो एमपीज खड़े हुए, 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये सारे बड़े सवाल हैं। अब विपक्ष के पास ऑप्शन क्या बचा है? सिर्फ वॉकआउट करके या बॉयकॉट करके क्या आपको लगता है कि विपक्ष अपनी राजनीति कर लेगा? देखिए, इस समय में जो विपक्ष की राजनीति है वो तो नहीं कर पाएगा, ये बात सही है। मीडिया हमेशा विपक्ष में हुआ करता था। पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हमेशा गवर्नमेंट के पर, इसको बोलते थे, वॉच डॉग की तरह वो बिहेव करते थे। गवर्नमेंट के हर एक्शन को जो जनहित में है उसको जांचते परखते थे। महात्मा गांधी ने बाबू जगजीवन राम को एक ताबीज दी थी, आपको याद होगा, और वो तब जगजीवन बाबू बड़े चौंक गए थे, बोले थे कि क्या ताबीज है। तो उन्होंने कहा था कि देखो, संविधान सभा में संविधान की तैयारी ही हो रही थी कि ऐसे कानून बनाना तो सोचना कि जो सबसे गरीब आदमी, जो सबसे मुफलिस आदमी जिसका चेहरा तुमने कभी देखा हो, तुम ये सोचना कि क्या ये कानून उसके जीवन पर कोई सकारात्मक असर डालेगा। यदि लगता है कि डालेगा तो समझना कि हाँ, ये कानून सही है। तो वो तो और दौर था। उस जमाने की नैतिकता से हम बाहर निकल आए हैं। तो ये जिस तरह की चीजें ये ला रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, तो ही पूरा का पूरा खतरे में डाल दिया। आज मीडिया हमारे साथ नहीं है, आज मीडिया ही विपक्ष की भूमिका निभाता है हर समय, क्योंकि वो देखता, वही विसिल ब्लोअर है। उस आदमी की पड़ताल, उस आदमी की खबर सिर्फ नागरिकों के पास, नागरिकों के एक अंश मीडिया के पास होता है, जिस आदमी की तरफ, लाइन के अंतिम आदमी की तरफ महात्मा गांधी ने इशारा किया। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में फिर सत्ता बदल जाएगी, लेकिन मीडिया का पक्ष तो जनता का ही पक्ष होता है। इसीलिए फिर बदली हुई सत्ता की कारगुजारियों पर, उनके कर्तव्यों पर इनकी नजर रहेगी। इसी ढंग से इसी मीडिया ने, हम लोग सभी कांग्रेस की आलोचना ही करते थे 2014 के पहले, उसने यह नहीं किया, वह नहीं किया, वह नहीं किया, और मीडिया उस समय में इनके साथ था, इनको लग रहा था। इसका पॉलिटिकल डिविडेंड तो वो पार्टियां ले जाती हैं, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिविडेंड जो है, जो डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बोलते हैं, वो जनता के पक्ष में आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। मैं फिर दोहराऊं, पॉलिटिकल डिविडेंड पॉलिटिकल पार्टी ले जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिविडेंड पब्लिक को नहीं मिल पाता है। ये हमारा संकट है। जी नहीं, लेकिन आज उनके भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई उसके बारे में बात किया। फिर उन्होंने कहा कि अरे डील शब्द से तो खाली बोफोर्स डील नजर आता है। आपको क्या लग रहा था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इंदिरा गांधी की बात करके और नेहरू जी की बात करके, उनकी आलोचना करके, क्या वो जानबूझकर इस व्यापार समझौते के बारे में बात नहीं कर रहे थे? और सुबह हमने देखा था कि विदेश मंत्री कह रहे थे कि अभी तो डील फाइनल हुई नहीं है और पीयूष गोयल के पास ये सारे डिटेल्स हैं। प्रधानमंत्री शाम को राज्यसभा में कहते हैं कि देखिए डील तो फाइनल हो गई। तो क्या इस भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते पर भी क्या आपको लगा कि आज मोदी जी गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे देश को? जी बिल्कुल, मैंने तो पहले इशारा किया कि मिसलीडिंग रिटोरिक, इनका जो एक ब्रह्मास्त्र हुआ करता था ना, इनके पास ब्रह्मास्त्र है, भ्रम को वही हथियार बनाते हैं। असल में डील हुई नहीं हुई, मुझे ये लगता है कि डील तो कुछ होना नहीं है, एक तरफा होना है। जो ट्रंप महोदय घोषणा कर देंगे वही होगा। अब जब वो कागज भेज देंगे तब तो ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये हो गया, और इसको मुझे लगता है कि ऑफिशियल सेक्रेट में रखेंगे, और जब चाहे तब इसका अपना मनमाना इस्तेमाल करेंगे। क्या डील, बोफोर्स डील की बात कर रहे थे, ये बोफोर्स डील की बात बोलते हैं, कितने का बोफोर्स था,
और ये बोफर्स ना होता तो जो कारगिल में क्या होता है इसका अंदाजा उन लोगों को है जो लोग सेना में है, जिन लोगों ने बड़े ध्यान से इन पूरे मसले को देखा है। और अंत तक तो कुछ उसमें साबित हो नहीं पाया। जो लोग अपनी जेब में बोफर्स के कागज को लेकर के घुमा करते थे सबूत, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या, अभी चित्रा जी हैं, अभी एन राम भी हैं, ये बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था और क्यों सबूत नहीं निकला। लेकिन बहुत सारे केस हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जिन चीजों पर नजर रखते हैं वो नजर ये है कि आपने यह सब कह करके उन तमाम सवालों को ढक लिया जिसका जवाब आपको देना था। आपने अपने समय में तो जवाब दिया नहीं। इंदिरा जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने को जो किया सो किया, उनका जमाना गया। अब आप क्या करें? प्रियंका गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप तय कर लीजिए 2 दिन 4 दिन 10 घंटा 20 घंटा कितने दिन नेहरू जी के और इंदिरा जी के कृत्यों पर बात करनी है, आप बात कर लीजिए। और कृपा करके अब तो संसद में आज की जिंदगी की बात कीजिए, आज के आम आदमी की समस्या की बात कीजिए। लेकिन नहीं, ये चूंकि मिसलीडिंग रेटोरिक इनका ये है, कहीं कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं। अब देखिए ना, जिस नरवणे साहब की जनरल हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं, उनकी किताब को जिस ढंग से किया गया, उसके जवाब में एक बहुत ही प्रबुद्ध सांसद जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तत्कालीन चीफ जस्टिस को कहा था कि उनके फैसले से गृहयुद्ध हो जाएगा, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी ने, उसने एक संदर्भ में ये कहा था कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है उसके पास 24/7, उनके पास 142 जो है सो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मिसाइल की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ये किया, वो किताब लेकर के आए। किसकी किताब लेकर के आए? एमओ मथाई की किताब लेकर के आए, जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में सीआईए के साथ काम करते थे, जिनको बाद में सीआईए का एजेंट कहा भी गया। और वो उनको असम से नेहरू जी ले आए थे और अपने साथ रखा था, उनके विदेश सचिव भी थे। और वो किताब भी कब आई? जनता पार्टी का जब शासन था 77-78 में वो मथाई की किताब आई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये उन तमाम चीजों को ये एक क्लासिकल डॉक्यूमेंट के एक बड़े लोगों के सामने में उन चीजों को लेकर के आते हैं जिसका कोई संदर्भ नहीं होता, कोई उस ढंग का कोई मकसद नहीं होता। सवाल ये है, अभी वो क्या बोल रहे थे? कम से कम एक बात तो स्वीकार किया कि उनके जन्म के पहले, उनके माने मोदी जी, आदरणीय मोदी जी के जन्म के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नर्मदा को लेकर के कोई योजना की थी, जिसको प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने देखा। इतना तो स्वीकार किया कि उनके जन्म के पहले भी कुछ काम हो रहा था। ये इससे निकालिए। अब उनसे पूछिए कि इससे तो साबित हुआ, अगर एक काम हो रहा था तो और काम भी हो रहे होंगे, तो आपके जन्म के पहले भारत में क्या क्या हो रहा था, ये और का भी हिसाब दे दीजिए। तो ये कुछ नहीं है, रिटोरिक इस तरह का ये कुछ नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए था, करना यही चाहिए था जो परवाह नहीं करनी चाहिए थी। जिस प्रकार निष्काम दुबे ने उन किताबों के अंश पढ़ते गए और स्पीकर चिल्लाते रहे, नहीं 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 इसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन पढ़ दिया। उसी प्रकार जनरल की किताब का, सेनाध्यक्ष की किताब के उस अंश को सभी सांसदों को सामूहिक पाठ करना चाहिए, जैसे कि सीए के समय में हम भारत के लोग का पाठ, हम लोग प्रस्तावना का पाठ किया करते थे। उसी प्रकार वो पूरी किताब के उस अंश का पाठ संसद में करना चाहिए, सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। बहिष्कार का कोई जवाब नहीं है, बहिष्कार से इनको कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो हमारी उपस्थिति ही नहीं चाहते हैं, लोकराज है नहीं। तो जो हमारी उपस्थिति नहीं चाहता है उसको हमारी अनुपस्थिति का क्या दर्द समझ में आएगा, उसका क्या मर्म समझ में आएगा। इसीलिए बहिष्कार से नहीं, ये लगातार कन्फ्रंटेशन की राजनीति करते हैं, और कन्फ्रंटेशन की राजनीति में बहिष्कार के लिए कोई जगह नहीं हुआ करती है। बहिष्कार तो जेंटलमैन अप्रोच है जी। नहीं, लेकिन आपने कहा कि बहिष्कार की कोई जगह नहीं है और बहिष्कार एक जेंटलमैन अप्रोच है, लेकिन अब विपक्ष करे तो क्या करे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई बीजेपी का जो काम करने का तरीका है कि आप पार्लियामेंट को बाईपास कर दीजिए, जितने लोकतांत्रिक मूल्य हैं या सिद्धांत हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको साइड स्टेप कर दो और आगे बढ़ जाओ। रोड रोलर की तरह हर चीज को दबा दो और अपना आगे बढ़ जाओ, अपनी बात कह दो, विपक्ष की बात सारी दबा दो। विपक्ष के पास अब ऑप्शन क्या बचा है? विपक्ष अगर इसी तरीके की राजनीति करेगा तो लोग विपक्ष से भी ऊब जाएंगे और यही कहेंगे कि विपक्ष तो केवल खाली ट्विटर पर नजर आता है या सोशल मीडिया पर पॉलिटिक्स करता है, जमीन पर तो उतर नहीं पा रहा है विपक्ष। लोगों में तो यही जाएगा एक ओपिनियन। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें, देखिए, 2-3 बातें जनता को भी समझनी चाहिए, हम लोग को भी करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि विपक्ष भी एक पॉलिटिकल पार्टी है।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इनको पॉलिटिकल डिविडेंड तो मिल जाता है, आज ये सत्ता में, कल वो सत्ता में, लेकिन हमको जनता को कॉन्स्टिट्यूशनल डिविडेंड नहीं मिलता है, यानी कि हमारा लोकतंत्र क्षतिग्रस्त होता है। विपक्ष क्या करेगा, क्या खोएगा, ये तो विपक्ष की जवाबदेही है, अपना वो करेगा, जो करना है करेगा। हमें ये देखना है कि इस ढंग से हम अपने पक्ष में अपने लोकतंत्र का क्या करेंगे, क्या हम उसे जाने देंगे, हमारी रणनीति क्या है, मैंने जनता की, नागरिक की, सिविल समाज सोसाइटी की, नागरिक समाज की, उसकी रणनीति क्या है। देखिए, कोई भी कानून किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता है नागरिकों की, नागरिक रक्षा करते हैं कानून की। अगर नागरिक रक्षा नहीं करेंगे कानून की तो कानून हमारी रक्षा क्या करे। मतलब ये कि जब आप पर कोई विपत्ति आए तो सारे लोग खड़े हो जाएं जो नागरिक समाज के हैं, और अगर मुझ पर कोई विपत्ति हो तो वही सारे लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं। अगर हम ये देखेंगे कि नहीं, ये तो उनके साथ हो रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजेंसियां हैं या जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वही तय करेंगी, तो उस हिसाब से नहीं चल सकता है। इसलिए नागरिकों को, एक नागरिक जमात को चाहिए कि इसमें खड़ा हो। पहली बात तो ये है कि नागरिक ही सुरक्षित कर सकता है नागरिक अधिकार को, क्योंकि एजेंसियां नहीं कर सकती, सारे एजेंसियां कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। आज अगर किसी मुद्दे पर, अभी देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो मैं समझता हूं कि लगभग अकेली ही मुख्यमंत्री हैं इस समय में महिला, और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट से, सड़क से लेकर के संसद और सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह जिस प्रकार से उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को उठाया है, और उसका पॉलिटिकली भी कह लीजिए, लीगली भी कह लीजिए, और भी जितना आप उसको कह सकते हैं कह लीजिए, हर आयाम से उन्होंने उठाया है और जेन्यूनली उठाया है, तो नहीं, उसका लेकिन असर तो पड़ रहा है। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जेन्युइनली एसआईआर के मुद्दे को उठाया और सड़क से संसद तक, यहाँ तक कि अदालत में भी वो वकील की वेशभूषा में बैठकर वो कॉन्टेस्ट कर रही थी। लेकिन आज उन पर भी प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और प्रधानमंत्री अपनी दलील कैसे देते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए विश्व के जितने देश हैं वहां से तो सब घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, लेकिन एक हमारा देश है जहां पर घुसपैठियों को आमंत्रित किया जाता है और जुडिशरी पर दबाव बनाया जाता है ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके। ये बोला प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में। जी, मैं समझता हूं उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया था। तो देखिए ये शैली है कि बिना संज्ञा का नाम लिए सर्वनाम का इस्तेमाल करना। जो लोग साधारण व्याकरण पढ़ते हैं वो जानते हैं कि वही चीज, जो बात ममता बनर्जी के लिए कही गई थी वो तो राहुल गांधी के लिए भी यही कही। जितने बीजेपी के मंत्री संसद में आज थे उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोला बोध बालक, कि इस पार्टी को बोध बालक का बंधक नहीं बनना चाहिए, ये बोला बीजेपी के नेताओं ने। हाँ, तो ये है कि प्रोनाउन विदाउट नाउन का क्या अर्थ हो सकता है। जो बात कहनी है, बात उलझाने नहीं, सीधी बात कही आप, व्याकरण का सवाल है। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो कहा, ममता बनर्जी पर जो कहा, उसका पश्चिम बंगाल के लोग इस मामले को समझने में सक्षम है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये बताएं तो कि कितने घुसपैठियों को कांग्रेस के राज्य में बाहर किया गया और कितने घुसपैठिया इनके समय में बाहर किए गए। सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल भी लंबित है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के पीछे आपने घुसपैठियों का डर दिखलाया था, कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं या संदिग्ध हुए हैं। एसआईआर करने वाले चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग ईसीआई, वह तो नागरिकता को या घुसपैठिया घोषित करने का अधिकारी भी नहीं है। वह अधिक से अधिक गृह मंत्रालय को संस्तुत कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि इन लोगों पर संदेह है, आप इसकी जांच कीजिए। गृह मंत्रालय बताए कि कितने लोगों का ये किया है। पश्चिम बंगाल के लोग पूछ रहे हैं कि बीएसएफ आपके पास, बॉर्डर आपके पास, राज्य सरकार के पास क्या है, अगर घुसपैठ हो रहा है तो क्यों नहीं रोका। और ये तो आप पर चार्ज है, इसके दोषी आप। अगर राज्य सरकारों को ही अपनी सीमाओं की सुरक्षा अपने ढंग से करनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कीजिएगा। फिर फेडरल स्ट्रक्चर के तहत जो सुप्रीम कोर्ट या अदालत, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल दिया है, उसमें आप अपने रोल को किस ढंग से उसको निभा रहे हैं। तो आपका ही अगर घुसपैठ हुआ है, जो कि उस अर्थ में हुआ नहीं है जिस अर्थ में ये कहते हैं, अगर हुआ है तो इसकी जवाबदेही तो आपको तो बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ हुआ, कितने लोग हुआ। लेकिन नहीं, ये नहीं बताएंगे नीलू जी, ये सिर्फ रिटोरिक बनाएंगे। देखिए, नेताओं की पहचान दो तरह से होती है, दो तरह के नेता होते हैं। एक बयानवीर होते हैं जिनके सिर्फ डायलॉग्स को याद किया जाता है। अरे डायलॉग्स तो गब्बर सिंह के भी याद किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के काम याद किए जाते हैं।
बिल्कुल। उनकी भाषा नहीं, काम पहले याद किया जी। तो इनके अब वचन लास्ट में याद बस मेरा आखिरी सवाल है प्रफुल्ल जी की कुल मिलाकर 97 मिनट की ये स्पीच थी प्रधानमंत्री मोदी की। अंत में इसका सार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या था और क्या संदेश आज पूरे देश में मोदी जी ने दे दिया अपने स्पीच में, भले उन्होंने गुमराह किया हो या जो भी वो बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके नजरिए से 97 मिनट की स्पीच क्या थी? बहुत संक्षेप में आपका जवाब चाहिए मुझे। हाँ, नहीं, बहुत संक्षेप में जवाब तो ये है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। ये भीतर से सहमे हुए, डरे हुए, मतलब डरे का कर कोई अर्थ उस डर में नहीं, फिजिकली डर की बात नहीं है। ये डरे हुए क्योंकि अपने ये जो भी इनका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस था, हम उस लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को ये लूज कर रहे हैं। इनके पास कोई रिदम नहीं है, कोई शासन का कोई तंत्र नहीं है, अपने ही तर्क से खंडित हो रहे हैं। और अगर बहुत संक्षेप में कहें, देखिए, दो सार्थक शब्दों से निरर्थक अभिव्यक्ति की जा सकती है। दो सार्थक शब्दों से निरर्थक अभिव्यक्ति की जा सकती है। जैसे कोई किसी को कहे कि मैं तुम्हें आकाश कुसुम दूंगा, आकाश भी सार्थक शब्द है और कुसुम भी सार्थक शब्द है, लेकिन आकाश कुसुम एक निरर्थक पद बन जाता है क्योंकि आकाश में फूल होते नहीं है। लेकिन कोई किसी को वायदा करे कि मैं तुम्हें आकाश कुसुम दूंगा, ये आकाश कुसुम की तरह है, इसका मतलब है कि वो निरर्थकता का ही इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें बदतो व्याघात, बोलते ही जो अपने आप को खंडन कर दे, इसको हिंदी में बोलते हैं बदतो व्याघात। जैसे बांझ का बच्चा, अगर बांझ है तो बच्चा नहीं हो सकता है, और बच्चा है तो बांझ नहीं हो सकता है। देहात में हम लोग इस्तेमाल करते थे और दर्शन शास्त्र में इसको पढ़ाया जाता है कि जो बदतो व्याघात होता है अपने बोलने के साथ ही, और जो उसका ये होता है खंडन हो जाता है, जो कि हो नहीं सकता है। ये बहुत ठंडी आग है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर इसका कोई दूसरा इस्तेमाल है तो बात अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मिसलीडिंग रेटोरिक, और जो इनको सरकार के कामकाज को जिस ढंग से रखना चाहिए था अपने कामकाज का, अगर कुछ भी होता, अगर विपक्ष की तरफ से किसी कल्पित सवाल का भी जवाब ले लिया होते और उसका जवाब देते तो भी असर होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने खिलाफ अपनी आलोचना खुद करते थे और चाणक्य के नाम से पेपर में छपवाते भी थे, और फिर उस पर नीतियां सुधार करते थे। तो इतनी रचनात्मकता की उम्मीद हम तो कर सकते हैं, लेकिन जनता की तरफ से, लेकिन शायद करनी नहीं चाहिए। इसलिए उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक रस्म अदायगी थी, और वो मतलब किसी तरह से पिंड चुराने का मामला था, और ऐसा कुछ नहीं था। और महिलाओं का देखिए, महिलाओं का भी एक बात था कि महिलाएं जिस ढंग से संसद में, लोकसभा में उनका व्यवहार था, इससे भी इनको बहुत लगा होगा, क्योंकि हम वहां जाएंगे तो हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। पता नहीं कौन कौन से आयाम थे, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इनके जवाब महिला सांसदों से डर गए मोदी जी एक तरीके से। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो साफ है जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।